Okay. Consider a reaction. उस रिएक्शन में क्या है? A times A gas plus B times B gas, B moles of B gas gives C moles of C gas plus D moles of D gas. The reaction is occurring. The reaction is occurring at constant temperature T. Right? Okay. तो ये रिएक्शन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो फाइंड द रिलेशन, between delta H reaction and delta U reaction. यानी रिएक्शन का डेल्टा H और डेल्टा U में मुझे यहां पर संबंध बनाना है. राइट? सो ये वाला क्वेश्चन को हम प्रोसीड क्यों करें? अच्छा, ध्यान देना यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा H इक्वल्स टू NCP डेल्टा T एंड डेल्टा U equals to NCV delta T. These two are not applicable. ये दोनों हमारा applicable है ही नहीं. रीजन ये है, यहां पर हमारा अगर हम साफ साफ ध्यान दें, जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां पर मैं डेल्टा H और डेल्टा U का ये रिलेशंस तो किसी भी हालत पर लिख ही नहीं सकता हूं. पहले इस बात को हम अपने दिमाग पे पूरी तरीके से क्लियर कर लें. ओके ना? अच्छा, H में क्या लिख सकता हूं? U प्लस PV, क्योंकि यहां पर गैस है. फॉर गैस वी कैन से PV इक्वल्स टू nRT. राइट? सो H इक्वल्स टू U प्लस nRT, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. हाँ कि ना? नाउ यहां पर T हमारा कांस्टेंट है, तो चेंज जो हो रहा है वो केवल और केवल N पे हो रहा है. तो हम लिखेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT. So what is the significance of delta Ng? Delta Ng equals to प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स. तो इन दिस केस हमारा कितना आएगा? जो हमारा रिएक्टिव प्रोडक्ट है उसमें कितने मोल्स है? C और D, यानी दैट इज इक्वल्स टू C प्लस D माइनस A प्लस B. रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स कितना आ गया? A प्लस B. और प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितना आ गया? C प्लस D. तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H इक्वल्स टू
डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। H और U में रिलेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना है, इसमें केवल और केवल हमें गैसियस को लेकर ही काम करना पड़ेगा। वी हैव टू कंप्लीटली इग्नोर सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड मोल्स। यहां पर हम सॉलिड या लिक्विड मोल्स को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करेंगे। अच्छा, क्यों इसका ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हम क्यों सॉलिड और लिक्विड को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं अगर हमारा गैस इन्वॉल्व हो तो ध्यान देना है, यहां पर CaCO3 इसको अगर सॉलिड है वो, इसको मैं हीट कर रहा हूं, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में टेम्परेचर जो मैंने मेंटेन किया हूं वो है 300 केल्विन, राइट। अच्छा, ये मैंने 1 मोल लिया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 1 मोल होगा और ये भी मेरा 1 मोल होगा। प्रेशर मैंने मेंटेन किया हूं 10⁵ पास्कल में। अच्छा, प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें तो मोलर वॉल्यूम ऑफ CaCO3, मोलर वॉल्यूम ऑफ CaCO3 ये है, मान लो दे रखा है 13 ml। मोलर वॉल्यूम ऑफ CaO दे रखा है से 3 ml और टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 24 लीटर। देगा नहीं, लेकिन हम मान लिए लगभग हम 24 मानने पे कोई ज्यादा गलत तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो जाएगा। तो फाइंड डेल्टा H माइनस डेल्टा U, राइट। अच्छा, नाउ डेल्टा H माइनस डेल्टा U मैं लिख क्या सकता हूं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P इंटू डेल्टा V ये लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये आ जाएगा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P इंटू V ऑफ CaO प्लस V ऑफ CO2 माइनस V ऑफ CaCO3, राइट। सो डेल्टा H माइनस डेल्टा U, CaO का वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 ml, ये है 24 लीटर माइनस 13 ml। अब दोस्तों ध्यान दो, 10 ml के सामने 24 लीटर के सामने 10 ml और 13 ml को डेफिनेटली मैं पूरी तरीके से ही नजरअंदाज कर सकता हूं, और जो भी हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो प्रैक्टिकली CO2 के लिए मान सकते हैं या नहीं। तो इस कारण पे ये वाला जो रिलेशन है वो लिखा गया है, सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा कम होता है गैस के सामने, तो एंथैल्पी में और इंटरनल एनर्जी में एज सच कोई बदलाव नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल हम कंप्रेस कर रहे हैं सॉलिड को, जहां पे सॉलिड ही ओनली रिएक्टिंग स्पीसीज है या लिक्विड, तो वहां पर डेल्टा H और डेल्टा U में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें मिल सकता है। अदरवाइज इन जनरल केस में हमें कोई भी प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं मिलेगा।
Okay, so delta H minus delta U, pressure 10 to the power 5 into delta V. सब कुछ मैंने SI में कन्वर्ट कर लिया. So this will be equals to, अगर मैं ध्यान दूं, ये कितना हो जाएगा 100 और ये हो गया 24. So it is 2400 जूल. और उसी तरीके से डेल्टा NGRT एक बार लिख लेते हैं. डेल्टा NGRT का वैल्यू कितना आएगा? डेल्टा NG इज 1, राइट. R कितना है? 8.314 और टेम्परेचर है 300, तो ये लगभग 2500 जूल आने वाला है. वो तो हमने वॉल्यूम को 24 माने हैं, इसीलिए एरर आ रहा है. अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यही आता. तो सिंपल सी बात है, हम कंप्लीटली नजरअंदाज कर डालेंगे हमारा डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में जो चेंज है ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड्स. सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, जस्ट लाइक दिस. तो अगला देखते हैं. अच्छा, हम देखेंगे अब वेरिएशन ऑफ डेल्टा H with respect to टेम्परेचर. ठीक है, हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ डेल्टा H विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. वहां पर मेल्टिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं है, केवल हमारा टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व है. ओके, से AA प्लस BB gives you CC प्लस DD. ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ A at constant pressure is given to be CPA. It may be constant, it may be a function of temperature. ठीक है, molar heat capacity of B at constant pressure is equals to CPB. Molar heat capacity of C at constant pressure, that is CPC. And molar heat capacity of D at constant pressure, that is given to be equals to CPD. Right? Acha. Now, at temperature T1, enthalpy of reaction, that is equals to given to be delta H1. ठीक है, और at temperature T2, enthalpy of reaction is given to be delta H2. ठीक है, तो हम ये बोलेंगे जो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ डेल्टा H, that is equals to integration of delta reaction Cp into dt from T1 to T2. यहां पे डेल्टा रिएक्शन Cp क्या आएगा? CCPC
प्लस DCPD माइनस ACPA प्लस BCPB। डेल्टा रिएक्शन CP इज इक्वल्स टू CCPC प्लस DCPD माइनस ACPA प्लस BCPB। ये मेरे पास ये रिलेशन जो है वो हमारा आ गया है। नाउ व्हाट इज द प्रूफ? क्या प्रूफ है इसका? ध्यान दो, हमारे पास रिएक्शन क्या है? AA प्लस BB, ये दे रहा है CC प्लस DD में। सपोज करो ये रिएक्शन में करवा रहा हूं एट टेम्परेचर T2। सपोज करो ये रिएक्शन में करवा रहा हूं एट टेम्परेचर T2 और दूसरे एक बार वही रिएक्शन में करवा रहा हूं एट टेम्परेचर T1। इस केस में जो एंथैल्पी में बदलाव आएगा वो बदलाव आएगा डेल्टा H2 और इस केस में जो बदलाव आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H1, राइट? ओके, अब इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या दिमाग लगाता हूं, एक काम करते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। ये चेंज करना संभव है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है, जी हां। इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा H3 और दूसरा ये वाला बदलाव करना संभव है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। इसको मैं बोलता हूं डेल्टा H4। अब ध्यान देना, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है तो फर्क तो डेफिनेटली नहीं पड़ता है जो मैं रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड करवा रहा हूं। तो मैं इस तरीके से जाऊं या इस तरीके से जाऊं, दोनों केस में एंथैल्पी का चेंज सेम होना चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात है लिख सकता हूं या नहीं, डेल्टा H2 विल बी सिंपली इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ये तो मैं डेफिनेटली डायरेक्टली लिख सकता हूं। सो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 विल बी डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, राइट? I hope this is understood. So now, डेल्टा H4 का वैल्यू कितना आएगा? डेल्टा H4 का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास? ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है, C को मैं T1 से T2 पे ले जा रहा हूं और D को मैं T1 से T2 पे ले जा रहा हूं। तो इंटीग्रल CCPC dt फ्रॉम T1 टू T2 प्लस DCPD dt फ्रॉम T1 टू T2, राइट? NCPDT को इंटीग्रेट कर रहा हूं। सो और डेल्टा H3 क्या होगा? डेल्टा H3 क्या होगा? अगर हम ध्यान दें, ACPA dt फ्रॉम T2 टू T1 प्लस BCPB dt फ्रॉम T2 टू T1। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, मैं T2 टू T1 के बदले जैसे ही T1 से T2 करने जाऊंगा मुझे आगे एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी माइनस T1 टू T2 ACPA dt प्लस BCPB dt। ये मेरे पास डेल्टा H3 हो जाएगा।
तो अब अगर मैं ऐड कर दूं दोनों को, ध्यान देना, डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H3, T1 टू T2 का इंटीग्रेशन कॉमन लेते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, C इंटू CPC D इंटू CPD माइनस A इंटू CPA B इंटू CPB whole into dt, and that can be written as integral T1 to T2 delta reaction Cp into dt, and that can be also written as delta reaction Cp into delta T if Cp's are constant with respect to temperature, right? तो इस तरीके से हम साफ साफ देख सकते हैं, जो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 का वैल्यू हमने निकाल दिया है। सो जो फाइनल इक्वेशन आया है वो क्या आया है, delta of delta H reaction equals to integral T1 to T2 delta reaction Cp dt, that is equals to delta reaction Cp into delta T, and जैसे मैंने डेल्टा H के लिए लिखा हूं, लॉजिकली एग्जैक्टली सिमिलरली मैं डेल्टा U के लिए भी लिख सकता हूं, और वहां पर हमारा C के P के बदले क्या आने वाला है, CV, यानी डेल्टा ऑफ डेल्टा रिएक्शन U will be integral T1 to T2 delta reaction CV into dt, that is delta reaction CV into delta T। तो ये है हमारा दो इक्वेशन जो हमारा टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का चेंज को हैंडल करता है, एंड दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स इक्वेशन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन। और इसका अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म यूज करूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, d by dt of delta reaction H is delta reaction Cp, और d by dt delta reaction U is equals to delta reaction Cv। ये दोनों हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है और ये हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म है। दोनों में से जिसकी जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उस चीज को इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके।